उपस्थित माननीय जनपद न्यायाधीश श्री राजकुमार सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, एल्डर्स कमेटी के सदस्य श्री हरिप्रकाश मिश्रा जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री उमापति उपाध्याय जी, मंत्री श्री अनुज अस्थाना जी, बार एसोसिएशन के सभी अन्य पदाधिकारीगण श्री शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, शिव प्रकाश निषाद जी, अभिषेक सिंह जी, सुमित मिश्रा जी, अंशुमान पाठक जी, प्रवीण कुमार शुक्ला जी, रमेश कुमार यादव जी, अमरनाथ कुशवाहा जी, आशुतोष दुबे जी, धनंजय कुमार त्रिपाठी जी, रंजन श्रीवास्तव जी, आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी, चंद जी, रमेश सिंह जी, राकेश कुमार शुक्ला जी, सुश्री रोशनी आर्य जी, आलोक कुमार गोयल जी, हर्ष कुमार शुक्ला जी, अमित कुमार पांडे जी, आनंद कुमार तिवारी जी, सज्जन कुमार पांडे जी, सभी बेंच के हमारे न्यायिक अधिकारीगण, सम्मानित अधिवक्तागण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के आज के इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन की इस कार्यकारिणी को जो श्री उमापति उपाध्याय जी और श्री अनुज आस्थाने जी के नेतृत्व में आप सब ने निर्वाचित की है, इन सब के निर्वाचन के लिए इन्हें बधाई देता हूं और इस पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक तरीके से चयन करने और आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस गरिमामय समारोह को, परिचय समारोह को और भी गरिमापूर्ण तरीके से आप लोगों के द्वारा यहां पर संपन्न किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत ने स्वतंत्र होने के उपरांत अपने यहां संसदीय लोकतंत्र को अंगीकार किया और जिसका आधार लोकतंत्र के वे 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनमें विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। हम इन सभी तीनों स्तंभों को जब देखते हैं तो तीनों स्तंभ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए जब पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो वह एक सामान्य नागरिक उससे लाभान्वित होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे पाते हैं। जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो इन तीनों, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, इन तीनों के बीच यानी न्यायपालिका
के संवाद को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे अधिवक्ताओं की होती है। एक सामान्य नागरिक की बात को न्यायपालिका तक पहुंचाना और उसको समस्या तक पहुंचाने का समाधान का रास्ता भी निकालना, इसमें एक बड़ी भूमिका आप सभी अधिवक्ताओं की है। और उस भूमिका को एक विश्वास के संबंध के रूप में स्थापित करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर इस बात को मानता हूं कि हमारे अधिवक्ता केवल एक मुकदमा नहीं लड़ते, बल्कि एक सामान्य नागरिक के विश्वास के प्रतीक होते हैं। वह समाज के एक विधिक सलाहकार भी हैं। वे संविधान के एक सच्चे प्रहरी के रूप में, उस वाहक के रूप में, सारथी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। और याद रखना, विधि का शासन तब आता है जब न्याय की गुणवत्ता हो, न्याय सुलभ हो, सर्वसुलभ हो और समयबद्ध हो। न्याय की गुणवत्ता के लिए, न्याय की सुलभता के लिए और न्याय की समयबद्धता के लिए भी जो सबसे बड़े वाहक के रूप में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह अधिवक्ताओं की होती है। और ऐसे अधिवक्ताओं से जुड़े हुए उनके बार एसोसिएशन में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई भी देता हूं। गोरखपुर सिविल कोर्ट की स्थापना, इसका एक लंबा इतिहास है। 1895 में इसकी स्थापना होती है। अब सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के लिए, सत्य के लिए, समाज के उन मूल्यों और उन सिद्धांतों की स्थापना के लिए गोरखपुर का यह न्यायालय परिसर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। याद करिए, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी गोरखपुर की कचहरी की बड़ी भूमिका थी। उस समय बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और यही कारण है कि बार एसोसिएशन गोरखपुर ने केवल स्वाधीनता आंदोलन ही नहीं, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद भी राजनीति के, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने प्रतिनिधित्व भी देकर के समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। जब हम यहां के इतिहास के बारे में कहते हैं तो बाबू चारू चंद्र दास जी, जस्टिस इस्माइल, इनका नाम हम सबके सामने बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यही के अधिवक्ता पंडित हरीश चंद पति त्रिपाठी जी, प्रमोद चंद कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति के रूप में इन्होंने यहां के बार को सम्मानित किया। एडवोकेट केपी सिंह जी, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने आप सबकी बदौलत उत्तर प्रदेश के अपर हाउस का प्रतिनिधित्व किया। 2 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। यानी जिस बार का महत्व इस बात से जोड़ा जाता है कि उसने
न्यायमूर्ति दिए, स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी सेनानी दिए, और उसने एक समृद्ध विरासत अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए छोड़ा हो। उस बार एसोसिएशन के साथ जुड़ना और उस बार के साथ, उस गरिमा के साथ आगे बढ़ना एक हम सब के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की आजादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। उस समय देश की आजादी के आंदोलन को नेतृत्व देने वाले जितने भी बड़े नेता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, एक लंबी श्रृंखला है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम हो, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का नाम हो, यानी ये सभी अधिवक्ता समुदाय से निकले हुए थे। यानी कितनी गरिमापूर्ण और कितनी गौरवशाली परंपरा अधिवक्ताओं की है। और उस गौरवशाली परंपरा के साथ आप सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आप जब भी, याद रखना, जिसके सामने एक समृद्ध परंपरा हो, एक समृद्ध आदर्श हो, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य होता है कि हम भी प्रयास करेंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने भी शुरुआत छोटे से की, लेकिन एक लंबी छलांग लगाई और वहां तक पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, उनकी ईमानदारी, भारत के मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा किसी से छुपी भी नहीं थी। मैं जब भी प्रयागराज जाता हूं, मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां आती हैं। जब मैं वहां के फोर्ट को देखता हूं, वहां के किले को देखता हूं, उस किले में प्रेसिडेंट सूट है। तो मैंने पूछा वहां, जब पहली बार जब मुझे प्रयागराज जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये प्रेसिडेंट सूट का मतलब यहां? तो तब मुझे बताया गया कि कुंभ के दौरान भी और प्रतिवर्ष माघ मेले के दौरान भी राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रतिवर्ष 1 माह का समय प्रयागराज में व्यतीत करते थे। माघ मेले के दौरान वहां रह करके अपने आध्यात्मिक मूल्यों को किस रूप में विकसित करके राष्ट्र को लाभान्वित करते थे, यह कार्य प्रयागराज में रहकर के उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। भारत केवल स्वतंत्र 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी, भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के मूल्यों की स्थापना के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए। जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के दौरान वहां पर भगवान सोमनाथ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा रोकने का प्रयास हुआ, तो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार ये भारतीय संस्कृति और भारत की सनातन मूल्यों की अभिवृद्धि का एक सनातन प्रयास है और मुझे इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम में जाने से अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। और वे स्वयं सोमनाथ गए, उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने हाथों से संपन्न किया। आखिर राजेंद्र बाबू भी तो अधिवक्ता थे और इसलिए राजेंद्र बाबू की इस स्मृति को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने देश की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हम लोगों ने किया है। उसका काम अंतिम चरणों में चल रहा है, सत्र प्रारंभ हो चुका है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक बड़ी समृद्ध परंपरा के आप वाहक हैं और उस समृद्ध परंपरा में हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी यह देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, स्वर्णिम काल की आभा में नित नए प्रतिमान स्थापित करता है, उस समय उतने ही चुनौतियां भी हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। ये चुनौतियां दोनों प्रकार की होती हैं, आंतरिक भी होती हैं, बाह्य भी होती है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, यह समाज के एक जागरूक प्रहरी के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। और उस भूमिका के लिए हमारे अधिवक्ता समुदाय को अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। और उस दृष्टि से आपने पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत की तस्वीर को देखा है। आज से 12 वर्ष पहले एक सामान्य भारतीय के मन में क्या भाव थे, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती थी, आज क्या सोच रही है, इन दोनों के परसेप्शन को आप देखेंगे तो आपको 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा, 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा। आज से 12 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की निगाहों में एक कमजोर देश, अपने मूल्यों और आदर्शों से विमुख देश, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, ये एक नियति बन चुकी थी। आज जिस भारत को हमारी पीढ़ी देख रही है, वह भारत अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध भारत दिखाई देता है। वह भारत अपनी विरासत का संरक्षण करने वाला भारत है। वह भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भारत के रूप में श्रेष्ठ भारत की यात्रा को करता हुआ दिखाई देता है। वह भारत आज अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। वह भारत न केवल अपनी समृद्ध परंपरा के लिए बल्कि अपने समृद्ध आर्थिक व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। ये जो हमने गति प्राप्त की है, यह अद्भुत है। कोई कल्पना करेगा कि इन 12 वर्षों में 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से उभर करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है। एक प्रयास से हुआ है, एक प्रयास जहां पे चेहरा देख करके नहीं, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं, बल्कि भारत के संविधान के उस मूल भाव को ध्यान में रख करके, जहां पे हर व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार हो, हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार हो, जहां पर हर व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ने का भाव हो, वो आज देखने को मिलता है। याद करिए, कोविड कालखंड के दौरान जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब भारत कोविड वैक्सीन बना रहा था। और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है इसके बारे में? आपने इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई मेरे साथ सड़कों पे लड़ी है। आप में से बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जो मेरे साथ पद यात्रा करते थे, जो मेरे साथ सड़कों पे लड़ते थे, जो मेरे साथ हर स्तर पर आंदोलन में सहभागी बनते थे। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन हमेशा गोरखपुर का अधिवक्ता मेरे साथ। गोरखपुर की लड़ाई, आज जो गोरखपुर की तस्वीर बदली है, ये तस्वीर केवल एक राजनीतिक निर्णय से नहीं बदली है,
ये वो तस्वीर बदली है जो हम लोगों ने आपके साथ में सड़कों पे लड़ करके देखा है और सड़कों पर उन मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य किया है। और उस भाव के साथ जब हम आगे बढ़े हैं तब ये परिवर्तन हम सबको देखने को मिला। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन दुनिया के अंदर पहली बार देखा गया था 1905 में। 1905 में इसका पहला वायरस देखने को मिला था। और याद रखना, इसका वैक्सीन जापान ने 1905 में ही ढूंढ निकाला था, लेकिन भारत में पहुंचने में उस वैक्सीन को लगा 100 साल। 2005 में जब हमने पहली बार यहां इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीनेशन कराया था, याद करिए 100 साल के बाद वैक्सीन गोरखपुर आ पाया था। बीमारी 100 साल पुरानी है। दुनिया में वैक्सीन 100 साल पहले बन चुकी थी, लेकिन गोरखपुर आने में उस वैक्सीन को लगे 100 साल। और कोविड के समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चला, मात्र 9 महीने में हमने भारत के अंदर अपना वैक्सीन बनाया। न केवल भारत की 140 करोड़ लोगों को बचाने का कार्य किया, बल्कि दुनिया के अंदर 100 देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति की। बहुत सारे देश ऐसे थे जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते थे, उनको भी वैक्सीन उपलब्ध करवाया। यानी भारत के अंदर 140 करोड़ के भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा थी। आज भी भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है। कोई सोचता था भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष प्राप्त हो पाएगी? जो हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी यहां पे कह रहे थे कैशलेस सुविधा, यही कैशलेस की सुविधा है जो भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम आज यहां पे डबल इंजन की ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। कोई सोचता था, कोई सोच ही नहीं सकता था। 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बन गए। कोई सोचता था 4 करोड़ लोगों के अपने घर बन जाएं। कोई सोचता था 45 करोड़ लोगों के घर में जनधन के अकाउंट खुल जाएंगे। पहले हम बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते थे तो कहता था, बैंक वाला कहता था कि 1000 रुपया जमा करिए। जिसने 1000 रुपया देखा ही नहीं था उससे कहा जाता 1000 रुपया जमा करेंगे तब बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट भी नहीं खोल पाए। एक साथ इतने लोगों को प्राप्त हुआ। आज परिणाम क्या है? डीबीटी के माध्यम से हम करोड़ों रुपया एक क्लिक करते हैं, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। बीच में किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं। एक गरीब को उसके जीवन में परिवर्तन करने का आधार टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है, ये डीबीटी उसका माध्यम बनी है। रसोई गैस के कनेक्शन के लिए भटकना पड़ता था। 12 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन ने 25 करोड़ लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने में सफलता प्राप्त की। यह परिवर्तन जो हुआ है, इस परिवर्तन का वाहक एक और भारत है। अब भारत ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया के बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। यानी टॉप 5 में भारत आ गया है। बॉटम 5 से टॉप 5 की इस यात्रा में भारत ने जो यात्रा तय की है, ये दुनिया के उन देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है।
और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेक अकाउंट बना करके, जातीय समूहों को लड़ा करके, समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करके, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर फिर से विभाजन की उन स्थितियों को पैदा करने का प्रयास जो अंततः भारत को कमजोर करेगा। हर एक संस्था को कमजोर करने का प्रयास, कोई न्यायपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई कार्यपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई विधायिका पे उंगली उठाएगा, इन सबको कमजोर करने के प्रयास होंगे। और उन स्थितियों में हमारे अधिवक्ता समुदाय की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। अधिवक्ता समुदाय समाज के एक जागरूक प्रतिनिधि के नाते उनका दायित्व बनता है कि समाज के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में देश और समाज के हित में जो कुछ होगा वही हम करेंगे। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। याद करिए, आजादी के 70 वर्षों तक हम लोग उन लोगों की ओर देख रहे थे जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया। पहली बार हो रहा है जब भारत अपनी नीति तय कर रहा है, अपनी नीतियां बना रहा है और अपना नियंता भारत स्वयं बना हुआ है। दुनिया का कोई देश हमारा नियंता नहीं बनेगा, यह भारत पहली बार तय कर रहा है। और आज उसी के बारे में, जिसके बारे में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय यहां पे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत ने 3 नए कानून लागू कराए। याद करिए, 3 नए कानून को लागू करने में आपकी बड़ी भूमिका है। और किस प्रकार से एक कॉमन मैन को पता लगा कि हां, मेरे देश में मेरा अपना कानून है। भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों नए कानून आज लागू हो चुके हैं। सफलतापूर्वक इसको लागू किया जा चुका है। लोग न्याय प्राप्त कर रहे हैं। 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा के लिए फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। पहले क्या था? 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 फॉरेंसिक लैब थी। उनमें पेंडेंसी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी एविडेंस वहां कलेक्ट करके रखा जाता था, कई वर्ष लगते थे उसके रिजल्ट आने में। तब तक सारे जितने भी सैंपल होते थे वे नष्ट हो चुके होते थे और अपराधी को सजा नहीं मिल पाती थी। आज हम लोगों ने 12 फॉरेंसिक लैब तो स्थापित कर दिए हैं। 6 पे हमारा काम चल रहा है। पहली बार यूपी के अंदर हम लोगों ने स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी, स्थापना भी लखनऊ में कराया है। और हर जिले में 2 फॉरेंसिक वैन हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है और इन सब में ट्रेन्ड मैन पावर हमने उपलब्ध करवाया है। यानी जो प्रशिक्षित मानव संसाधन है ये इन सभी में उपलब्ध है। और आज यही कारण है कि जब 3 नए कानून लागू हुए तो उस दौरान हम अपने आप को पूरी तरह तैयार कर चुके थे। आज एक सामान्य नागरिक भी बोल सकता है कि हां, मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं भी न्याय प्राप्त कर लूंगा और मुझे भी इन सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। और उन स्थितियों में आज हम सबका दायित्व बनता है कि जब भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उन सबको हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना, उसमें हमें अपना योगदान देना होगा। आज यूपी के बारे में हर व्यक्ति क्यों अच्छा बोल रहा है? आप देश के अंदर कहीं भी चले जाइए, 17 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 17 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 17 के पहले यूपी का व्यक्ति कहीं भी यूपी के बाहर जाता था, लोग शक और संदेह की निगाह से देखते थे। कहां से? यूपी से। ओ, शक की निगाह से देखते थे। यानी वहां अगर आपसे मिलना भी चाहता है तो दूरी बनाता था, 10 कदम दूरी बनाता था।
और आज मैं कह सकता हूं, आप देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, अपना यूपी का परिचय देंगे तो वह 10 कदम दूर होगा तो 10 कदम आगे चल करके आपसे गले मिलने का जरूर प्रयास करेगा। यह परिवर्तन, और यह परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदेश में कानून का राज हो। इस प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसके लागू किया। आप सोचो ना, जहां पहले कट्टा और बम बनते थे, आज वहां ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल देश को सुरक्षा प्रदान कर रही है। वहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस राज्य में पहले बेरोजगारी और पलायन जिसके लिए एक चैलेंज था, आज उस राज्य सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है देश के अंदर। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, लेकिन बेरोजगारी की दर सबसे कम, क्योंकि उसके लिए उन नए स्रोतों को ढूंढा गया, उस प्रकार का माहौल बनाया गया, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। आपको यहां से लखनऊ जाने के लिए पहले 5-6 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। वाराणसी जाने में आपको पहले 4 से 5 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में आप वाराणसी जा सकते हैं। पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, आज बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी है। पहले हर सड़क पे जाम था, आज जाम नहीं है, आज चौड़ी सड़कें हैं। एक नया गोरखपुर उभर करके सामने आया है। पहले रामगढ़ ताल पूरे गोरखपुर सिटी के सीवर और ड्रेनेज का एक गढ़ बन चुका था, आज वहां पर बड़े बड़े लोग अपना आवास खरीद रहे हैं। और मैं देखता हूं शाम के समय तो भारी संख्या में टूरिस्ट वहां रहते हैं, भारी संख्या में रहते हैं। यह जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि परिवर्तन का वाहक देश है। देश चाहता है, जनता चाहती है, युवा चाहती है, और उस परिवर्तन का आधार बना है। पहले उपद्रव होते थे, कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे, अब उपद्रव नहीं, अब उत्सव है। हर जनपद में उत्सव, हर जनपद में महोत्सव हो रहे हैं। दंगा और कर्फ्यू नहीं है, हर ओर खुशहाली है, हर ओर लोगों के मन में एक नया भाव है। हम लोगों ने अनेक प्रकार से इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, और एक प्रयास केवल एक स्तर पर नहीं हुआ। शासन उसको लागू करने वाला है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में समाज के अलग अलग शासन प्रशासन, समुदाय के अलग अलग तबके के लोगों की भूमिका, और सबने जब एक साथ एक स्वर में एक दिशा में चलना प्रारंभ किया, एक दिशा में बोलना प्रारंभ किया, उसका परिणाम हम सबके सामने आया है। और इसीलिए राज्य सरकार भी जब भी वेलफेयर की स्कीम को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो हम भी बार बार इन चीजों को कहते हैं कि नहीं, होना चाहिए, जरूर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और उसी क्रम में हम लोगों ने जो तय किया था, सबसे पहले अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए, याद करिए, पहले कल्याण निधि में केवल 1.5 लाख रुपए प्राप्त होते थे। किसी विद्वान अधिवक्ता की दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे। हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया, 5 लाख रुपया किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है, इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है, कि उसी से कोई राज्य सरकार कोई भी रहे, इसके ब्याज से ही सारा पैसा से काम चलेगा। अब तक हम 4000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं। इसके साथ ही आर्थिक सहायता पहले केवल 60 वर्ष तक की आयु की सीमा तक ही प्राप्त होता था। अब हम लोगों ने अधिवक्ता अगर 70 वर्ष तक का भी है, दुर्भाग्य से दिवंगत हो गया है, तो उसके परिवार को भी हम लोग इससे आच्छादित करते हैं। और ये कार्य हम लोगों ने यहां किया है। न्याय मित्र और विशेष अधिवक्ता था नामित अधिवक्ता की बहस की फीस को बढ़ाकर के हम लोगों ने 2300 रुपए कर दी है। उप जिला शासकीय अधिवक्ता और रिटेनर फीस को बढ़ाकर 9000 रुपए,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस को 10,000 रुपए, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस को बढ़ा के 11,000 रुपए तथा जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रतिमाह रिटेनर फीस को बढ़ाकर के 14,000 रुपए कर दी है। सभी जिला शासकीय अधिवक्ताओं की बहस फीस में भी वृद्धि की गई है। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की में राज्य की पैरवी करने वाले जितने भी हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं, विधि अधिकारी, उनकी फीस को भी 50% से अधिक की वृद्धि इसमें हम लोगों ने की है। अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 87 करोड़ 86 लाख रुपए की से अधिक की धनराशि का भुगतान भी हम लोगों ने किया है और युवा पीढ़ी के अधिवक्ताओं के बौद्धिक रूप से समृद्ध करने के लिए पुस्तकें और विधिक जो पत्रिकाएं हैं उनके क्रय के लिए भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की धनराशि हम लोगों ने अब तक जारी की है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के बेहतर कार्य वातावरण बनाने के लिए त्वरित आर्थिक विकास निधि से हम लोगों ने अधिवक्ता भवन, चैम्बर बनाने के लिए झांसी, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर में भी हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाई है। प्रयागराज में 11 करोड़ रुपए, कासगंज में 15 करोड़ रुपए, लखनऊ में 5 करोड़ रुपए, श्रावस्ती में 5 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही अवमुक्त की जा चुकी है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने की क्षमता के लिए 2,500 एडवोकेट चैम्बर, मल्टी लेवल पार्किंग, डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम और लाइब्रेरी के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए की लागत से इसको पूर्ण करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उपलब्ध करवा दिया है। मित्रों, मैं यहां पे गोरखपुर में भी बहुत बार कहा हूं और मैं 17 से ही बोल रहा था और मैं चाहता था पहले गोरखपुर में लागू हो जाए, लेकिन गोरखपुर में उस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनी। लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसको लेके अक्सर हम देखते हैं, मैं देख रहा था, वो तो आपका जज्बा है और आपका वो है। मैं देख रहा था बहुत तेज धूप थी, तब भी इधर हमारे अधिवक्तागण धूप में खड़े रहे, उनको उसकी बहुत परवाह नहीं थी। यानी मैं देख रहा था कितना क्या जिजीविसा है। बारिश पड़ रही थी तब भी इधर भी और उधर भी अधिवक्ता बारिश से भी भीग रहे थे, लेकिन कार्यक्रम में खड़े थे। यानी प्रकृति के विपरीत परिस्थितियों से भी जूझने का एक भाव। लेकिन हर एक चीज की अपनी एक सीमा होती है, एक समय तक होता है और अगर वो उसको थोड़ा सुविधा संपन्न कर दिया जाए, उसकी कार्य क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। ये जो भी फैसिलिटी है ये यहां पर फिजूल खर्ची नहीं है। इस कार्य क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जाने के लिए, जैसे न्यायिक अधिकारियों के लिए मैं बहुत था कि डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सीजीएम के चेंबर में एसी नहीं थे। भीषण गर्मी में कैसे दोनों तरफ की गर्मी, एक और तो प्रकृति की गर्मी, दूसरी तरफ अधिवक्ताओं की गर्मी, और उस गर्मी में उनको फैसला देना होता था। हमने कहा भी नहीं, तत्काल पैसा स्वीकृत करो, एसी लगने चाहिए। भाई ये उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के इस अपने माने जनपद न्यायाधीश और यहाँ के सभी न्यायिक अधिकारियों को और आपको भी कि इन्होंने एक समय सीमा के अंदर 2 लाख में से 1,81,000 मामलों का निस्तारण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि यह है न्याय की क्वालिटी। त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का, और उस प्रयास की दिशा में हम लोगों ने 10 जनपदों में, या 2017 के पहले से कई 10 जनपद ऐसे थे जहां कोर्ट बने ही नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही नहीं बनी थी। मैंने पूछा वे कहां चलते हैं इनके कोर्ट? बगल के जनपद में। अरे भाई न्यायिक अधिकारी कैसे बैठते हैं, अधिवक्ता कहां रहते हैं? कहा भगवान भरोसे। हमने तत्काल 3,000 करोड़ रुपए मैंने एक साथ स्वीकृत किया। मैंने कहा एक साथ बनाना और याद करना, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। एक छत के नीचे सभी न्यायालय बने,
जितने ट्रिब्यूनल बनने वे भी उसी छत के नीचे आए, एक जगह सब होने चाहिए। और उस कैंपस में कम से कम 25 से 30 एकड़ क्षेत्रफल में हो। वहीं पे न्यायिक अधिकारियों के आवासीय सुविधा भी हो, स्पोर्ट्स की सुविधा भी हो, कैंटीन भी हो, अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बने और वहां पर पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। ये सभी उन सभी 10 जनपदों में कार्य प्रारंभ हो चुका है। और मुझे प्रसन्नता है जब हमने प्रेजेंटेशन देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया और वे स्वयं चंदौली में इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए आए, अभिभूत थे। उन्होंने कहा यह मॉडल बहुत अच्छा है और मैं पूरे देश के अंदर कहूंगा कि उस समय माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा, मैं पूरे देश के अंदर कहूंगा कि इस प्रकार का मॉडल लागू किया जाना चाहिए, जहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके, एक छत के नीचे सभी कोर्ट भी आ सके और अधिवक्ताओं के बेहतरीन चैम्बर भी बन सके, उनके लिए कैंटीन बन सके, उनके लिए अन्य जन सुविधाओं का विकास हो सके। टॉयलेट नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, कोई कार्यक्रम करना हो ऑडिटोरियम नहीं है, प्लेग्राउंड न्यायिक अधिकारियों के लिए नहीं है, कोई भी इस प्रकार के वो नहीं। परिणाम क्या होता है? कार्य क्षमता पर इसका असर पड़ता है और उस कार्य क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इन सभी कार्यों को जनपद न्यायालयों में हम लोगों ने इस कार्य को आगे यानी 10 जनपदों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कार्य को हमने लागू कर दिया है। जनपदीय न्यायालयों में आधुनिक सुविधाएं जैसे एयर कंडीशन, डिजिटल डिपोजिशन राइटर की व्यवस्था, यह भी कार्य आगे बढ़ा दिया गया है। और साथ साथ जो मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने हर रेंज में यानी मंडल स्तर पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी की है। हर जिले में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक वैन की भी व्यवस्था की है और यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना का काम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। मुझे यह देख करके अच्छा लगा कि एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी जिसमें लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है, यह भी हम लोग आज देख रहे हैं। आज राज्य सरकार इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के अंतर्गत ई कोर्ट्स, ई पुलिसिंग, ई प्रोसिक्यूशन, ई फॉरेंसिक, ई प्रिजन की इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर भी इसको जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इन सभी कार्यों को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और मेरा मानना है अधिवक्ता समुदाय की इसमें एक बड़ी भूमिका होगी। जो बात अभी हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी यहां पे कह रहे थे, उपाध्याय जी कह रहे थे, उनके पूज्य पिताजी, जब भी हम लोग सहजनवा की तरफ जाते थे तो वो बेचारे अभिभावक की तरह लिपट पड़ते थे, एक अधिवक्ता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, पुराने शिक्षक, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति क्या समर्पण का भाव था, देखते हुए बनता था। और आज वे स्वयं यहां इस बार के अध्यक्ष के रूप में यहां पे विराजमान हैं। उन्होंने भी, अनुज अस्थाना जी ने भी, ये सभी लोग यहां पर जो बातें आज कहे हैं अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस सुविधा के बारे में, और मैंने पहले भी कहा बार एसोसिएशन और सभी लोग मिलकर के तय करें, हम तो देने को तैयार हैं और अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए। हमने जो किया उसको भी और इसको भी हम देने को तैयार हैं और इसके लिए हम एक व्यवस्था बनाएंगे जिससे इसको आगे बढ़ाया जा सके। अन्य कुछ बातें उन्होंने और कही हैं, उन कार्यों को भी हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अधिवक्ता समुदाय इस समाज का एक बहुत जागरूक प्रहरी है, दिन रात एक करते हुए आगे बढ़ता है।
और उस प्रक्रिया को हमें आज भी उस जागरूक प्रहरी के रूप में देश और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का अपनी चुनौती मान करके उसको आगे बढ़ना होगा। हमेशा जागरूक रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। आपके चौकन्नापन से बहुत सारी चीजें अपने आप ही दूर दूसरित होती हुई दिखाई देंगे और उस दिशा से आपकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि इनके पास एक समृद्ध विरासत है। याद करिए, लगभग 130 वर्ष की विरासत, कितनी समृद्ध परंपरा। इस समृद्ध परंपरा के वे वाहक हैं और उस समृद्ध परंपरा के वाहक के साथ साथ उनको अधिवक्ताओं के हितों को संरक्षण देने के साथ ही समाज में न्याय के लिए, संविधान के उन उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए और विधि के शासन की स्थापना करने के लिए एक बेहतरीन प्रयास करना होगा। बेंच और बार के बीच में बेहतरीन संवाद हो और एक सामान्य नागरिक को न्याय समयबद्ध तरीके से सहजता के साथ उपलब्ध हो, इस दिशा में उनके द्वारा किए जाने वाली प्रयास इस बार को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को आज के इस बार एसोसिएशन सिविल कोड के परिचय सम्मेलन के अवसर पर एक बार आप सभी विद्वान अधिवक्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री जिन्हें जो बात हमारे सामने रखी है, सरकार उसको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएगी। मेरा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र कैशलेस सुविधा के साथ अधिवक्ता समुदाय के साथ एक बार बैठेंगे, फिर से इसको लागू करेंगे। आप सभी को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महाराज जी।